हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी पर ध्यान देंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की थी। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो किस आधार पर करते हैं। किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी या कितना स्पेस की ज़रूरत है, ये इस बात पर डिपेंड तो करता है कि भाई प्रोसेसर कौन सा है, किस मेक मॉडल का है, कितना फास्ट है, कितना स्लो है, उसका क्लॉक स्पीड क्या है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बात की चर्चा यहाँ करेंगे कि हमारे प्रोग्रामिंग जो एल्गोरिदम हमने प्रोग्रामिंग के लिए अपनाया है, क्या उसके आधार पर भी टाइम में कुछ वेरिएशन किया जा सकता है। किसी प्रोग्राम को बनाने में हमने जो तरीका अपनाया है, क्या उसके आधार पर भी टाइम और स्पेस में अंतर आता है। तो इसको जांचने की कोशिश करेंगे हम। आज के डेट में हम इफ़िशियंसी जांचेंगे एल्गोरिदम का, जिस एल्गोरिदम पर हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं। हमको अभी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। आप किसी कंप्यूटर पर रन करें उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो तो पूरा पूरा रन करना चाहिए। तो पूरे तरह से अगर स्टेटमेंट को रन करना है तो हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ एल्गोरिदम 2-3 रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, लेकिन उससे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसी एक अगर सी लैंग्वेज की हम बात करें तो हम यहाँ पर कुछ बातें तो लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। इंक्लूड मेन प्रोग्राम को हम ले लें। इस मेन के अंदर हमारे स्टेटमेंट होंगे। ये है स्टेटमेंट ब्लॉक। आप इस प्रोग्राम को ध्यान में रखें। अगर सी में प्रोग्राम बनाना है तो कुछ स्ट्रक्चर तो यही होगा। इसके अंदर हमारे स्टेटमेंट कुछ भी हों। अब जरा सा विचार करें कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है लीनियर, मान लेते हैं हम इसको लाइन वाइज डिफाइन कर, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर 5 ही स्टेटमेंट की हम बात करें तो इस स्टेटमेंट में मशीन की अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन की तो कितने स्टेटमेंट को रन करेगा। अगर हम मान लें एक लाइन ये है, लाइन 1 2 3 एंड 5 8 एंड 9, टोटल 9 लाइन का हमारा प्रोग्राम हो रहा है। इस पूरे प्रोग्राम की अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक तो 9 डिफरेंट लाइन है जिनको एग्जीक्यूट करना होगा, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या हर प्रोग्राम सी में बनाया हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर मूवमेंट के आधार पर चलता है। हम सीधे सीधे लाइन नंबर 1 से शुरू करते हैं और जाकर के एंड में किसी लाइन पर जाके एंड कर देते हैं। ऐसा नहीं है। रियल में जब प्रोग्राम हम बनाते हैं तो कई बार हमें कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में तो हम अपने मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हम इटरेटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे, लूपिंग की बात करेंगे कि कई बार ऐसा भी होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस प्रोग्राम में हम लाइन नंबर 5 के बाद, या इसको और थोड़ा हम नीचे ले जाएं, यहाँ पर 5 6 7 8 और फिर 5 से लाइन नंबर 1 पर वापस आ जाए और ये लूप हमारा एक निश्चित टाइम तक रिपीट करें, तो क्या हमारा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। तब तो हम ऐसा नहीं कर सकते हमारा 8 लाइन का प्रोग्राम है, क्योंकि अगर हम इसमें लूप लगा दें और इस लूप को 5 बार चला दें तो देखने में भले ही ये हमारा 8 लाइन का प्रोग्राम होगा, लेकिन अगर 5 या 6 लाइन को हम रिपीट कर रहे हैं तो हर लूप में वो 6 लाइन बढ़ता चला जाएगा प्रोग्राम, और यहीं पे हमारी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम का रिक्वायरमेंट होगा। तो इस बात को समझने के लिए हमने अब इस स्टेटमेंट ब्लॉक के लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं। जरा सा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम एक लीनियर लूप लगा दें तो क्या होगा। लीनियर लूप किसको बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, फॉर i इक्वल टू 0
आई इज लेस देन 100 आई प्लस प्लस। अब लेस देन 100 रखें, 10 रखें, 5 रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो रिक्वायरमेंट होगा। अब ये 100 कहने का हमारा मतलब क्या है कि उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, तो फिर डिस्कशन आसान हो जाएगा। हम केवल इसी स्टेटमेंट को रब करते हैं। अब सबसे पहले देखें कि आई जो है वो एक वेरिएबल है और जिसको हमने असाइन किया है 0। ये अब 0 होगा तो ये स्टेटमेंट रन करेगा कि नहीं। मान लेते हैं ये स्टेटमेंट ब्लॉक है हमारा, ये हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक है। अब इस स्टेटमेंट ब्लॉक में हम स्टेटमेंट्स लिखे हैं, एक से अधिक है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं सिंगल स्टेटमेंट हो। हम ऐसा तो लिख सकते हैं कि प्रिंटफ आई अगर हमने इंटीजर वैल्यू लिया है तो %d भी लगाएंगे, %di। आप सोचिए कि i का वैल्यू 0 है तो एक बार प्रिंट करेगा 0। इसके बाद फिर हम स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे, कब तक, जब तक कि i का वैल्यू 100 ना हो जाए। कितना इंक्रीमेंट करेंगे, +1 i प्लस प्लस। मतलब i में प्रिंट जो होगा पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, सो ऑन ये 100 टाइम्स। ये पूरा लूप कितने टाइम चलेगा, 100 टाइम। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं 100 का, तो ये पूरा लूप 100 टाइम चल रहा है। अगर इस 100 की जगह पर हम 10 लिख दें तो 10 टाइम लूप चलेगा। और इसी लूप को अगर हम क्रॉस करते हुए लिखे n, और n का कुछ वैल्यू दे दें, ये यूजर से इनपुट ले लें, यहाँ तो हमने फिक्स कर रखा था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेन के स्टेटमेंट में ही हम यहाँ पर लिख देते int n, और यहाँ पर हम लिख देते scanf %d एड्रेस ऑफ n। तब क्या होता, अब यूजर पर डिपेंडेंट होगा इस n का वैल्यू, और यहाँ पर हमने लूप में वैल्यू i का n से दे दिया है। इसका मतलब है कि n का जो भी वैल्यू होगा ये लूप हमारा उतना ही बार चलेगा। मतलब इस फंक्शन को अगर हम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं तो इस फंक्शन का लेंथ क्या होगा, n के बराबर होगा। अब हमको ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, यूजर जो भी एंट्री करेगा वो होगा, उतने टाइम तक चलेगा। लेकिन एक बात तो हम कह सकते हैं कि ये लूप लीनियर लूप है। जो भी n का वैल्यू आप देंगे उतने तक ये कंटिन्यूअस मूव करेगा, उतना लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उतने टाइम तक वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस फंक्शन का वैल्यू हमने रखा है n, और यही हमारा कॉम्प्लेक्सिटी दिखाएगा आगे। अभी पहले ये समझ लें, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब जरा इस दूसरे लूप की बात करें, जरा इसको हम छोड़ दें, अभी इस लाइन की बात करें, इसकी। ये भी सेम लूप है, i इज लेस देन 100, लेकिन यहाँ पर हमने स्टेटमेंट इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट बदल दिया है। i इक्वल टू i प्लस 2, अब 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ 1 से इंक्रीमेंट कर रहे थे। यहाँ पर i इक्वल टू i प्लस 1 हम मान रहे थे, और यहाँ पर हमने क्या किया है, i इक्वल टू i प्लस 2। अगर n का वैल्यू 100 है और हर इंक्रीमेंट में हम 2 स्टेप बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रिंट अब 0 1 2 नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, 0 2 4 8 10 एंड 100। ये जस्ट हाफ हो रहा है। इसलिए अगर इस तरह का स्टेटमेंट आप फॉर लूप में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल लेंथ क्या होगा, n/2। देखने में ये एक लाइन का स्टेटमेंट है, लेकिन इसका लेंथ तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब कितने बार रिपीट करेंगे, कितना टाइम हमारा ये लूप चलेगा, उसके आधार पर इसका लेंथ डिफाइन हो रहा है। और उसी टाइम से वो स्पेस भी लेगा, उसी टाइम से उसका रनिंग टाइम भी डिफाइन किया जाएगा। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ प्लस प्लस की जगह पर i प्लस इक्वल टू 2 कर देने से ये आधा टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम।
जस्ट हाफ टाइम ले रहा है, इसलिए इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/2 हम मान रहे हैं। अब जरा इसी स्टेटमेंट में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हम करें। हमारा मेन ही स्टेटमेंट अगर ऐसा हो, अब यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया, जरा गौर से देखें। यहां पर i = i+2 था, यहां पर जो इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं i = i × 2। बाकी स्टेटमेंट में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। अब जरा सा देखें कि ऐसी स्थिति में हमारा i का फ्लो क्या होगा। हम इस स्टेटमेंट के को एज इट इज रहने देते हैं, यूजर से ही हम वैल्यू लेंगे यहाँ भी। अब यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा रन करेगा, सबसे पहले 1 और 0 से ले लें हम 2, देन 2 × 2 4 8, अब यहाँ पर हर बार i का वैल्यू उसका दुगना हो रहा है। तो यस, ऐसे नहीं होगा, डेट 16 32 64 एंड सो ऑन। 2 के एक्सपोनेंट में वैल्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि 1000 तक पहुंचने में इस लूप को 1000 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 64, 128, 256, देन 512, देन 1024। ये तो इंक्लूड भी नहीं होगा क्योंकि हमारा i <1000 ही है। तो आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लूप में हम यहाँ तक पहुँच गए। वैल्यू हमारा बहुत बड़ा है, 1000 तक हमें, लेकिन हमने लूप को इंक्रीमेंट किस आधार पर किया, उसके आधार पर इसके टाइम कम लग रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर log n हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 के पावर में जा रहा है। मतलब सीधा है कि इस लूप में जो अलग अलग तरीका हमने अपनाया, पहले लीनियरली बढ़ा रहे थे, पावर 2 में बढ़ाए या घटाए हमने, यहाँ पर 2 से इंक्रीमेंट किया तो हाफ हो गया हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर 2 के पावर में चले गए, लॉगरिथमिक वैल्यू आ गया, तो इसको लॉगरिथमिक लूप हम बोलते हैं। इसके बाद नेस्टेड लूप में अगर हम जाएं तो इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन को अगर हम इस्तेमाल करें, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। इन तीनों ही फंक्शन को आप जरा गौर से देख लें, और सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। लेकिन यही है कि हमने नेस्टेड लूप के अंदर लूप लगाया। ये फर्स्ट लूप है और इस लूप के अंदर सेकेंड लूप हमने लगा रखा है। अब आप सोचिए कि फर्स्ट लूप पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो इस लूप को भी एग्जीक्यूट करना होगा, तब स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर इस लूप में जाएंगे, फिर यहाँ से वहाँ आ जाएंगे। लूप के अंदर लूप है। तो अब जरा देखें क्या होता है हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो हमारा लीनियर है, n टाइम चलेगा ये, जैसा कि ऊपर हमने देख लिया है। और ये जो फंक्शन है ये लॉगरिथमिक है, तो इसका मतलब है कि ये log n टाइम चलेगा। तो इसकी फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? n log n, इसलिए कि हमने इंक्रीमेंट यहाँ किया है। अब इसी को थोड़ा सा और एडवांस करें, हमने क्या किया, यहाँ भी लीनियर लिया और यहाँ भी लिया। ये n टाइम चलेगा और इस n के अंदर n टाइम है। मतलब क्या होगा कि ये पूरा लूप n × n टाइम चलेगा, जिसको हमने लिखा है n²। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक लूप है। इसके बाद तीसरा लूप जरा गौर से देखें। इस लूप में हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है अपने लूप में, और देखें क्या होता है
यहाँ पर वैल्यू हमने आई का वैल्यू तो इसे ले लिया, एन का वैल्यू जो भी है आई का वैल्यू हमने फॉर में ही लिया है। अब जरा गौर से देखें हमने क्या लिखा है, फर्स्ट इटरेशन में आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, हम नीचे आएंगे जे इक्वल टू 1, फिर हमारा कंडीशन क्या है, जे इज लेस देन आई, यहां पर तो लेस देन है नहीं, इसका मतलब है यहां पर भी हमको 0 लेना होगा। अब बेहतर है कि इसको हम 1 ले लें। अब जरा देखें, जे इज लेस देन आई, इंक्रीमेंट हुआ, जे का वैल्यू 0 से 1 कर दिए, एग्जीक्यूट होगा क्या, लेस देन नहीं है, फिर वापस आएंगे, आई को बड़ा करेंगे, आई का वैल्यू 2 होगा, जे फिर 0 होगा, 1 होगा, 2 में रन नहीं करेगा, यहाँ भी इसको क्रॉस कर दें हम, फिर आई का वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे 3, ये तो लीनियर चल रहा है, और इसके बाद जे 0 1 2, अब आई का वैल्यू लीनियर चल रहा है, उसी के करस्पॉन्डिंग जे, क्योंकि जे इज लेस देन आई का जो भी वैल्यू होगा उससे कम टाइम में चलेगा ये। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमेशा n टाइम चलेगा, ये n+1 टाइम चलेगा, और चूंकि ये इस पर डिपेंडेंट है तो इसका हाफ एवरेज जब निकालेंगे तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके हाफ टाइम तक चलेगा, क्योंकि ये अगर 10 है तो ये कभी 1 चल रहा है, 2 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, 9 तक, तो एवरेज निकालेंगे तो लगभग हाफ के आसपास आता है। इसलिए हमने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काउंट की है n × n+1/2। आप इसको ध्यान से देखेंगे, प्रोग्राम को रीड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एक एक वैल्यू को ड्राई रन करके आप देखेंगे, तो हमारे कहने का मतलब है कि जब हम अपने प्रोग्राम को इटरेटिव तरीके से बनाते हैं, कई बार किसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमको बार बार लूप लगाना होता है, तो लूप जो ही हम लगाते हैं हमारे प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही तरीके हैं, और भी हैं। आप जब फैक्टोरियल निकालेंगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा पावर से बढ़ते 2 to power n वैल्यू में चला जाएगा। अगर यहीं पे एक और लूप हम लगा दें तो NQ लूप हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम हमारा बनाया है हमने, हम जिस तरह के लूप का इस्तेमाल करेंगे उसके आधार पर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। तो अपने प्रोग्राम को मिनिमम और सबसे आसान तरीके से, आसान तरीके कहने का मतलब ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को में कुछ भी ओमिट कर सकते हैं आप, लेकिन जब भी इटरेशन की बात होगी, लूपिंग की बात होगी, तो आपको प्रॉपर लूप का सिलेक्शन करना होगा, और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इस लूप में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से बढ़ रही है। अगर कोई प्रोग्राम इस लूप में जाने के बजाय इस लूप में आ जाए तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर क्या होगा, ये उससे थोड़ा सा आसान है। ये कॉम्प्लेक्स अभी तक का सबसे कॉम्प्लेक्स ये है, अगर 3 लूप लगाएं तो NQ हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगर प्रोग्राम को बनाएंगे तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, और उसके आधार पर उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए, उनको रन टाइम ज़्यादा चाहिए, तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ती जाएगी। मिनिमम आपको इस तरह के लूप पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और इसको आप याद रखेंगे। हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स है इस बात को याद रखना, आप आसानी से समझ सकते हैं। एक बार समझ लेंगे तो अपने आप लूप को देखेंगे, उसके इंक्रीमेंट होने के तरीके को देखेंगे, तो आप आसानी से फाइनलाइज कर लेंगे कि इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और ये जो फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब जरा सा देखिए, ये तो सिर्फ इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल प्रोग्राम में भी तो और भी स्टेटमेंट हैं जो रन करेंगे, कोई एक बार रन करेगा, कोई 2 बार रन करेगा।
कुछ ऐसे फंक्शन है जिनको बार बार 2-4 बार हम कॉल करते हैं तो वो 4 बार रन करेंगे। स्वाभाविक है कि अगर इस तरह का लूप हम 4 बार कॉल करें तो 4n² हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी ये एक मोटा-मोटी कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअल जो प्रोग्राम का रन टाइम होगा वो इससे थोड़ा सा अधिक होगा, कम तो होने का चांस बहुत नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर मान लेते हैं हम किसी प्रोग्राम में n² कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें 10 स्टेटमेंट और लगा रखे हैं और n का वैल्यू मान लेते हैं, हम लेते हैं 10, तो 10² मतलब 100 हो गया। और इसमें 2 प्रोग्राम रखें या फिर 10 रखें, 102 होगा या 1012 होगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा महत्व रखता है। ये जो मेन पावर है ये एक्चुअल प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाएगा, और उसके अलावे ये छोटे मोटे वैल्यू रहेंगे जिसको हम कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं, मान के चलते हैं कि वो कुछ ज़्यादा होगा, उस पर और डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रोग्राम और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी खास करके इटरेटिव स्टेटमेंट में आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा, ताकि आप प्रोग्राम को सिंपल वे में, सिंपल इटरेटिव मेथड का यूज करें, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो और प्रोग्राम इफ़िशिएंट बन जाए, कम समय में रन हो, माइक्रोप्रोसेसर को ज़्यादा काम ना करना पड़े और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत ना हो। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।